देखो, मुझे तो यह रिश्ता बहुत पसंद आया। सब कुछ बहुत बढ़िया है। लड़का भी बहुत अच्छा है। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है नीतू? हाँ, कह दो ना। लड़के के पिताजी कई बार फ़ोन कर चुके हैं। उन्हें तुम पसंद आ गई हो। लड़का राजीव भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। वे हमारे लायक हैं। दहेज में भी कुछ नहीं मांग रहे हैं। अब हम सब तुम्हारी हाथ सुनने के लिए बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारी क्या राय है? माँ ने चाय का प्याला मेरे पास रखते हुए पूछा। नीतू बिना कुछ बोले चाय पीने लगी। माँ मेरे जवाब के इंतज़ार में मेरी ओर देखती रही। सच कहूँ तो नीतू ने इस बारे में अब तक कुछ नहीं सोचा था। अगर आप सोच रहे हैं कि नीतू कोई 24 साल की युवती है तो आप गलत फहमी में हैं। नीतू की उम्र अब 32 साल है और जो नीतू से ब्याह करना चाहता है उनकी 40 साल है। अगर आप मन ही मन सोच रहे हैं कि यह शादी करने की उम्र थोड़ी ही है तो आपसे मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे मन में भी यही सवाल उठ चुका है और इसका जवाब मुझे भी अब तक नहीं मिला। इसलिए मैं चुपचाप चाय पी रही हूँ। सभी को अपनी अपनी ज़िंदगी से कुछ उम्मीदें ज़रूर होती हैं। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। हर चीज़ को पाने के लिए सही वक्त तो होता ही है। जैसे पढ़ाई के लिए सही समय होता है, उसी तरह शादी के लिए भी सही समय होता है। मेरे ख्याल से लड़कियों को 24 से 29 साल की उम्र के बीच शादी कर लेनी चाहिए। तभी तो वे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का पूरा आनंद उठा सकेंगी। प्यार, मोहब्बत आदि जज्बातों के लिए यही सही उम्र है। इस उम्र में दिमाग कम और दिल ज़्यादा काम करता है, और फिर प्यार को अनुभव करने के लिए दिमाग से ज़्यादा दिल की ही ज़रूरत होती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मेरे जीवन में संघर्षों की लाइन लगी हुई थी। हम खानदानी रईस नहीं थे। शुक्र है कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। यदि एक से अधिक बच्चे होते तो हमारी ज़िंदगी और मुश्किल में पड़ जाती। मेरे पापा एक कंपनी में काम करते थे और माँ स्कूल अध्यापिका थी। दोनों की आमदनी को मिलाकर हमारे परिवार का गुजारा चल रहा था। एक विषय में मेरे माता पिता दोनों ही निश्चिंत थे कि मेरी पढ़ाई को किसी भी हाल में रोकना नहीं। मैं भी बड़ी लगन से पढ़ती रही, लेकिन हमारी और कुदरत की सोच का एक होना अनिवार्य नहीं है ना। इसीलिए मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसी घटना घटी जिससे ज़िंदगी से मेरा पूरा विश्वास ही उठ गया। एक दिन दफ्तर में दोपहर के समय मेरे पिताजी अचानक अपनी छाती पकड़े नीचे गिर गए। साथ काम करने वालों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर मेरी माँ के स्कूल फ़ोन कर दिया। मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था। मेरे पिताजी किसी भी बुरी आदत के शिकार नहीं थे, फिर भी उन्हें 40 वर्ष की उम्र में यह दिल की बीमारी कैसे लगी, यह मैं नहीं समझ पाई। 3 दिन आईसीयू में रहकर मेरे पिताजी ने अपनी आंखें खोली और फिर मेरी माँ और मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज़ों में कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा किए बिना ही जा रहा हूँ, मगर तुम अपनी पढ़ाई को किसी भी कीमत पर बीच में ना छोड़ना। वही कठिन समय में तुम्हारे काम आएगी। वे ही मेरे पिताजी के अंतिम शब्द थे। पिताजी की मौत के बाद मैं और मेरी माँ दोनों बिल्कुल अकेली पड़ गई। मेरी माँ इकलौती बेटी थी। उनके माता पिता भी इस दुनिया से चल बसे थे। मेरे पापा के एक भाई थे, मगर वे भी बहुत ही साधारण जीवन बिता रहे थे। उनकी 2 बेटियां थीं। वे भी हमारी कुछ मदद नहीं कर सकी। अन्य रिश्तेदार भी एक लड़की की शादी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थे। मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराना चाहती, क्योंकि एक कुंवारी लड़की की जिम्मेदारी लेना आज कोई आसान काम नहीं है। मेरी माँ ने अपनी तनख्वाह से मुझे अंग्रेजी साहित्य में एमए तक पढ़ाया। मैंने एमए अव्वल दर्जे में पास किया और उसके बाद अमेरिका में स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी की। उसी दौरान मेरी पहचान रोहित से हुई। अमेरिका में भारतवासियों की एक पार्टी में पहली बार मेरी सहेली ने मुझे रोहित से मिलवाया। पहली मुलाकात में ही रोहित ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वह बहुत ही सरलता से मुझसे बातें करने लगा, जैसे मुझे बहुत दिनों से जानता हो। पूरी पार्टी में उसने मेरा साथ दिया। मुझे रोहित के बोलने का अंदाज़ा बहुत पसंद आया। वह लड़कियों से बातें करने में माहिर था और कई लड़कियां इसी कारण उस पर फिदा हो गई थी, क्योंकि जब वह मुझसे बातें कर रहा था तो उस 2 घंटे के समय में कई लड़कियां खुद आकर उससे बातें कर रही थी। सभी उसे भाव देकर पुकार रही थी। इससे मुझे मालूम हुआ कि
वह लड़कियों के बीच बहुत मशहूर है। वह काफ़ी सुंदर था। हमारे ही विश्वविद्यालय से एमबीए कर रहा था। उसके पिताजी भारत में दिल्ली शहर के बड़े व्यवसायी थे। रोहित एमबीए करने के बाद अपने पिताजी के कार्यालय के उच्च पद पर बैठने वाला था। यह सब उसी ने मुझे बताया था। मैं विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहती थी और वह किराए पर फ्लैट लेकर रहता था। उसी से मुझे मालूम हुआ कि उसके पिता कितने बड़े आदमी हैं। हमारे एक दूसरे से विदा लेते समय रोहित ने मेरा सेल नंबर मांग लिया। सच कहूँ तो उस पार्टी से वापस आने के बाद मैं रोहित को भूल गई थी। मेरे ख्याल से वह बड़े रईस पिता की औलाद है और मुझ जैसी साधारण परिवार की लड़की से दोस्ती नहीं करेगा। उस शुक्रवार शाम 6 बजे मेरे सेल फ़ोन पर घंटी बजी। हेलो, मैंने कहा। हाय। दूसरी तरफ से एक पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत उस आवाज़ को पहचान लिया। हाँ, वह और कोई नहीं, रोहित था। कैसी हैं आप? उम्मीद है आप मुझे याद करती हैं, मैंने हंसते हुए कहा। कोई आपको भूल सकता है क्या? बताइए क्या हाल चाल है? कैसे याद किया मुझे आपने? आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है और उसके लिए जो मैं सज़ा दूंगा वह आपको माननी पड़ेगी। मंजूर है? उसकी आवाज़ में शरारत उमड़ रही थी। इल्ज़ाम? मैंने ऐसी क्या गलती की जो सज़ा के लायक है? आप ही बताइए। मैं भी हंसकर बोली। तब रोहित ने कहा, पिछले 1 हफ्ते से ना मैं ठीक से खा पाया हूँ और ना ही सो पाया हूँ। मेरी आंखों के सामने सिर्फ आपका ही चेहरा दिखाई देता है। मेरी इस बेकरारी का कारण आप हैं। इसीलिए आपको दोषी ठहराकर आपको सज़ा सुना रहा हूँ। सुनेंगे आप? हाँ बोलिए, क्या सज़ा है मेरी? आपको इस शनिवार मेरे फ्लैट पर मेरा मेहमान बनकर आना होगा और पूरा दिन मेरे साथ बिताना होगा। मंजूर है आपको? जी मंजूर है, कह मैं भी खूब हंसी। उस शनिवार मुझे अपने फ्लैट में ले जाने के लिए खुद रोहित आया। मेरी खूब खातिरदारी की। एक लड़की को अति महत्वपूर्ण महसूस कैसे करवाना है, यह बात रोहित से सीखनी चाहिए। शाम को जब वह मुझे हॉस्टल छोड़ने आया तब हम दोनों को एहसास हुआ कि हम एक दूसरे को सदियों से जानते। यही रोहित की खूबी थी। उसके बाद अगले 6 महीने हर शनिवार मैं उसके फ्लैट पर जाती। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे, मगर मैं एक विषय में बहुत ही स्पष्ट थी। मुझे मालूम था कि हम दोनों भारत से हैं। इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी मिलता जुलता नहीं। हमारी बिरादरी अलग थी। हमारा आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल भिन्न था, जो बड़ी दीवार बनकर हम दोनों के बीच खड़ी रहती थी। शुरू से ही जब मैंने इस रिश्ते में अपने आप को जोड़ा, उसी वक्त से मेरे मन में कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुझे मालूम था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, मगर जो समय मैंने रोहित के साथ व्यतीत किया वह मेरे लिए अनमोल था और मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मुझे हैरानी नहीं हुई जब रोहित ने बड़े ही सरलता से मुझे अपनी शादी का निमंत्रण दिया, क्योंकि उस रिश्ते से मुझे यही उम्मीद थी। अगले हफ्ते ही वह भारत चला गया और उसके बाद हम कभी नहीं मिले। कभी कभी उसकी याद मुझे आती थी, मगर मैं उसके बारे में सोचकर परेशान नहीं होती थी। मेरे लिए रोहित एक ख़त्म हुए किस्से के अलावा कुछ नहीं था। रोहित के चले जाने के बाद मैं 1 साल के लिए अमेरिका में ही रही। इस दौरान मेरी माँ भी अपनी अध्यापिका के पद से रिटायर्ड हो चुकी थी। उन्हें अमेरिका आना पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ का सर्दी का मौसम उनके लिए अच्छा नहीं था। इसीलिए मैं अपनी पीएचडी ख़त्म करके भारत लौट आई। अमेरिका में जो पैसे मैंने जमा किए और मेरी माँ के पीएफ से मिले, उनसे मुंबई में 2 बेडरूम वाला फ्लैट खरीद लिया। बाद में मुझे 30,000 मासिक वेतन पर एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। मेरे मुंबई लौटने के बाद मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती थी। उन्हें डर था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं इस दुनिया में अकेली हो जाऊंगी। मगर शादी इतनी आसान नहीं थी। शादी के बाजार में हर दूल्हे के लिए एक तय रेट होता था। हमारे पास मेरी तनख्वाह के अलावा कुछ भी नहीं था। ऊपर से मेरी माँ का बोझ उठाने के लिए लड़के वाले तैयार नहीं थे। जब मैं अमेरिका से मुंबई आई थी तब मेरी उम्र 25 साल थी। शादी के लिए सही उम्र थी। मैं भी एक सुंदर सा राजकुमार जो मेरा हाथ थामेगा, उसी के सपने देखती रही। सपनों को हकीकत में बदलना संभव नहीं हुआ। दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में और महीनों सालों में बदलते हुए 3 साल निकल गए। मेरी ज़िंदगी में दोबारा किसी का प्रवेश हुआ। उसका नाम रवि था। वह भी अंग्रेजी का लेक्चरर था।
मगर उसने पीएचडी नहीं की थी, सिर्फ एमफिल किया था। पहली मुलाकात में ही मुझे मालूम हो गया कि वह भी मेरी तरह ही मध्य वर्गीय परिवार का है और उसकी एक माँ और बहन है। उसने कहा कि उसके पिता कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं और माँ और बहन दोनों की जिम्मेदारी उसी पर है। पहले कुछ महीने हमारे बीच दोस्ती थी। हमारे कॉलेज के पास एक अच्छा कैफ़े था। हम दोनों रोज़ वहाँ कॉफ़ी पीने जाते। इसी दौरान एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया। वह एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उसकी माँ ने मेरी खूब खातिरदारी की और उसकी बहन जो कॉलेज में पढ़ती थी वह भी मेरे से बड़ी इज्जत से पेश आई। इसी दौरान एक दिन रवि ने मुझसे कहा, नीतू, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए आएंगी? उसका इस तरह पूछना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मगर फिर मैंने हंस कर पूछा, कोई ख़ास बात है जो मुझे कॉफ़ी पीने को बुला रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस ऐसा ही समझ लीजिए। शाम कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम दोनों कॉफ़ी शॉप में गए और एक कोने में जाकर बैठ गए। मैंने उसके चेहरे को देखकर कहा, हाँ बोलो रवि, क्या बात करनी है मुझसे? रवि ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, नीतू, मैं बातों को घुमाना नहीं चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें भी मंजूर है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मुझे सच में झटका लगा। मुझे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि रवि इस तरह मुझसे पूछेगा। मैंने रवि के बारे में बहुत सोचा। मुझे तब तक मालूम हो चुका है कि मेरे पास जो पैसे हैं वे मेरी शादी के लिए बहुत कम हैं और फिर मेरी माँ को भी अपनाने वाला दूल्हा मिलना लगभग नामुमकिन ही था। इस बारे में मेरे दिल ने नहीं, दिमाग ने निर्णय लिया और मैंने रवि को अपनी मंजूरी दे दी। उसके बाद हर हफ्ते हम रविवार को हमारे घर के सामने वाले पार्क में मिलते। इस बीच यकायक रवि 3 दिन की छुट्टी पर चला गया। रवि चौथे दिन कॉलेज आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। शाम को हम दोनों पार्क में जाकर बैठ गए। मुझे मालूम था कि रवि मुझसे कुछ कहना चाह रहा है मगर कह नहीं पा रहा है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो नीतू, मैंने खुद ही तुमसे प्यार का इजहार किया था और अब मैं ही इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ। तुम्हें मालूम है कि मेरी एक बहन है, वह किसी लड़की से प्यार करती है और उस लड़के की एक बिन ब्याही बड़ी बहन है। उन लोगों ने साफ कह दिया कि अगर मैं उनकी लड़की से शादी करूँगा तो ही वे मेरी बहन को अपनाएंगे। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं रहा। मैं 1 मिनट के लिए चुप रही, फिर कहा, फैसला ले ही लिया है तो अब किस बात का डर? शादी मुबारक हो रवि। और फिर घर चली आई। 1 महीने में रवि और उसकी बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब रवि कॉलेज की नौकरी छोड़कर अपने ससुराल की कंपनी में काम करने लगा। फिर मेरी भी शादी तय हो गई राजीव के संग। 4-6 महीनों में हमारी शादी हो गई। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति को मेरे साथ मेरे फ्लैट में रहने की इजाज़त दे दी ताकि मेरी माँ को भी हमारा सहारा मिल सके। इस नई ज़िंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरे पति एक अच्छे इंसान हैं, मुझे किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं करते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, औरतों को पूरा सम्मान देते हैं। उनका यह स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। नीतू, जल्दी से तैयार हो जाओ। हमारी शादी के बाद तुम पहली बार मेरे दफ्तर की पार्टी में चल रही हो। आज की पार्टी बहुत खास है क्योंकि हमारे मालिक के बेटे दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं। तुम उनसे भी मिल लोगी। हम लोग पहुँचे तो कई लोग वहाँ आ चुके थे। मेरे पति ने मुझे सबसे मिलवाया। इतने में किसी ने कहा, चेयरमैन साहब आ गए हैं। उन्हें देखकर एक क्षण के लिए मेरी सांस रुक गई। चेयरमैन कोई और नहीं, रोहित ही था। तभी सभी को नमस्कार करते हुए रोहित मुझे देखकर 1 मिनट के लिए चौंक गया। मेरे पति ने उससे कहा, मेरी बीवी है सर। रोहित ने हंसते हुए कहा, मुबारक हो, शादी कब हुई? मेरे पति उसके सवालों के जवाब देते रहे और फिर वह चला गया। कुछ देर बाद रोहित के पीए ने आकर कहा, मैडम, चेयरमैन साहब आपको बुला रहे हैं, अकेले। मैंने चुपके से अपने पति के चेहरे को देखा। पति ने भी सिर हिलाकर मुझे जाने का इशारा किया। रोहित एक बड़ी मेज के सामने बैठा था। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहित ने मुझे देखकर कहा, आओ नीतू, प्लीज़ बैठो। मैं उसके सामने बैठ गई। रोहित ने कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं सीधे मुद्दे पर आ जाऊँगा। मैं हमारी पुरानी दोस्ती को फिर से शुरू करना चाहता हूँ, बिल्कुल पहले जैसे। मैं तुम्हारे पति का दिल्ली में तबादला करा दूँगा।
अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें दिल्ली के किसी कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी दिला दूंगा। वह ऐसे बोलता रहा जैसे मैंने उसकी बात मान ली, मगर मैं उस वक्त कुछ नहीं कह सकी। चुपचाप लौटकर पति के सामने आकर बैठ गई, कुछ भी नहीं बोली। टैक्सी से लौटते समय भी कुछ नहीं कहा उन्होंने। घर लौटने के बाद मेरे पति ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, मगर मैंने उनसे सारी बात कहने का फैसला कर लिया। रवि ने मेरी सारी बातें चुपचाप सुनी। मैंने उनसे कुछ नहीं छिपाया। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। रवि ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नीतू, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हम सबके अतीत में कुछ ना कुछ होगा। अतीत के पन्नों को दोबारा खोलकर देखना बेकार की बात है। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमारा अतीत हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तो हमें उसे महत्व नहीं देना चाहिए। हमेशा आगे की सोच रखनी चाहिए। रोहित की बातों को छोड़ो, उसका रुपया बोल रहा है, हम कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं कल ही अपना इस्तीफ़ा दे दूंगा, दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा। तुम चिंता करना छोड़ो और सो जाओ। हर कदम में मैं तुम्हारी साथ हूँ। और फिर मुझे बाहों में भर लिया। उनकी बाहों में मुझे फील हुआ कि मैं महफूज हूँ। इसके अलावा क्या चाहिए एक पत्नी को। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। सच में मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। मेरी तो समझ नहीं आती कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। सच कहती हूँ दामिनी, अब मैं इस शादी को और नहीं निभा सकती। दे दूंगी तलाक सूरज को, फिर सारा झंझट खत्म हो जाएगा मेरी ज़िंदगी से। अपनी दोस्त दामिनी के घर आते ही चैताली ने बोलना शुरू कर दिया, लगता है तेरी सासू माँ पधार चुकी है तुम्हारे घर। गैस चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाते हुए दामिनी ने उसे कनखियों से देखकर मुस्कुराहट के साथ पूछा, हाँ, अब तुम्हें तो सब पता ही है कि उनके यहाँ आते ही मैं अपने ही घर में बेगानी हो जाती हूँ। और दुख तो मुझे इस बात पर होता है कि सूरज क्यों कुछ नहीं कहते। क्या उन्हें अपनी माँ की गलती दिखाई नहीं देती। मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरी सास उनके कान भर चुकी होती है मेरे खिलाफ। लेकिन इंसान में अपनी अकल तो होनी चाहिए ना, पर नहीं। अरे शादी ही क्यों की जब अपने पत्नी पर विश्वास ही नहीं है तो रहते अपनी माँ के पल्लू में ही छिपकर। जानती हो दामिनी, मेरी सास हमेशा यह कहकर मुझे ताना मारती रहती है कि मेरे रहते हुए वे यहाँ अपना पैर भी नहीं धरना चाहती, पर बेटे के मुँह से खींची चली आती हैं और मैंने उनके बेटे पर कोई काला जादू कर दिया है वगैरह वगैरह। सूरज से कहा मैंने कि समझाओ अपनी माँ को कि वह मुझे बंगाली लड़की कहकर संबोधित ना करें, लेकिन वह कहता है कि बोलने दो, जो उनकी मर्जी है। ऐसे कैसे बोलने दूँ, बता दो। क्या मेरा दिल छलनी नहीं होता उनकी ऐसी ऐसी बातों से। एक सांस में ही चैताली इतना कुछ बोल गई। वैसे यह बता कि चाय कैसी बनी है, चीनी तो सही से है ना। बात को बदलने को और माहौल को हल्का करने के ख्याल से दामिनी ने कहा, देख, तुम भी वैसी ही हो। सच कहते हैं लोग, जो दुख दर्द से गुजरता है वही दूसरों के दुखों का अंदाज़ा सही से लगा पाता है। लेकिन तुम क्या जानो मेरे दुखों को, क्योंकि तेरी तो कोई सांस ही नहीं है ना। तुझे अपना समझकर मैं यहाँ तुझसे मिलने दिल की बात करने आई हूँ, और तू है कि चल जाने दे, मैं चलती हूँ। कहकर वह जाने को उठने ही लगी कि दामिनी ने उसका हाथ खींचकर फिर से सोफे पर बैठा दिया और कहने लगी, तू क्या समझती है, मैं तेरी पीड़ा नहीं समझती, सब समझती हूँ। पर तुझे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर तुम पति पत्नी एक होकर रहो तो फिर क्या मजाल जो कोई तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोल दे। मैं कहती हूँ कि क्यों तू हमेशा सूरज से उसको तलाक देने की बात करती रहती है। उसने किया क्या है? क्या उसे बुरा नहीं लगता होगा जब उसकी माँ तेरी इंसल्ट करती होगी? पर क्या करे बेचारा। लेकिन तू सतर्क हो जा, क्योंकि तेरी सास यही चाहती है कि किसी भी तरह तू सूरज को तलाक दे दे और फिर वह अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से और अपनी जात में करवा सके। और इसीलिए वह सूरज की नज़रों में तुझे नीचा व खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन तू है कि यह बात समझती ही नहीं है। अगर तेरा यही रवैया रहा ना, तो सच में सूरज तुझे ही गलत समझकर तलाक की बात पर हामी भर देगा। और एक दिन देखना तू। सच बताना, क्या तू दिल से चाहती है कि तेरा और सूरज का तलाक हो जाए? नहीं ना? फिर
इग्नोर करना अपनी सास की बातों को। जाने दे, वह जो करती है करने दे। अगर वह तेरे हाथ का पानी तक नहीं पीना चाहती तो ना पिए, तुझे क्या। अगर वह नहीं चाहती कि उनके रहते तू किचन में या पूजा घर में जाए या उनका कोई भी काम करे तो मत करना। तो फिर मैं क्या करूँ दामिनी, आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। मुझे चिढ़ होती है कितना, आखिर कितना बर्दाश्त करूँ मैं, बता। जब भी मेरी सांस आती है सूरज मुझसे दूर दूर रहने लगते हैं। कुछ कहती पूछती हूँ तो ठीक से जवाब नहीं देते। जाने क्या हो जाता है उन्हें अपनी माँ के आने पर। लेकिन अपनी माँ से तो प्यार से ही बातें करते हैं, फिर मुझसे ही उकड़े उकड़े से क्यों रहते हैं। हो सकता है वे अपनी माँ के सामने तुझे वह प्यार ना देना चाहते हूँ जो वे देते आए हैं। यह तो बता कि उनके जाने के बाद तो सब ठीक हो जाता है ना। और फिर तूने ही बताया था मुझे कि कितनी मुश्किल से तुम दोनों एक हो पाए हो। एक होने के लिए तुम दोनों ने अपने परिवार, यहाँ तक कि समाज की नाराज़गी झेली। क्या इसीलिए कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करो, तलाक लेकर अलग हो जाओ। तुम्हारी सास का क्या है, वह तो आती जाती रहती है, लेकिन जीवन भर साथ तो तुम दोनों को रहना है। तो फिर अनसुना कर दिया करो उनकी बातों को। हो सके तो जीत लो अपनी सास के मन को, फिर देखना कैसे सूरज को भी तुम ही सही लगने लगोगी। दामिनी ने जब चैताली को ये सब बातें समझाई तो उसे भी वह सही लगा और उसने उसकी कहीं बातों को अपने मन में बिठा लिया। चैताली एक बंगाली परिवार से है और सूरज बिहार के ब्राह्मण परिवार का बेटा। दोनों के रहन सहन, खान पीन बिल्कुल भिन्न है। कोई समानता नहीं थी दोनों के बीच। सूरज के लिए उसकी जाति ही से कितनी लड़कियों का रिश्ता आया, पर उसका दिल तो चैताली से जा टकराया था। ऐसे में वह कैसे किसी और का बन सकता था। एक दिन मैंने चैताली से पूछा था कि आखिर तुम दोनों कैसे मिले और कैसे प्यार पनपा तुम दोनों के बीच। तो वह बताने लगी कि कॉलेज के दौरान उसकी मुलाकात सूरज से हुई थी। वे यहाँ गुजरात के ही कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पर चयनित हुए थे और चैताली उसी कॉलेज में अंतिम वर्ष की छात्रा थी। अक्सर चैताली पढ़ाई के सिलसिले में सूरज से मिलती रहती थी। सूरज भी चैताली को इसलिए पसंद करता था क्योंकि उसे पढ़ने और किसी चीज़ को जानने की बड़ी जिज्ञासा रहती थी और यही बात सूरज को अच्छी लगती थी। फिर करियर और ज़िंदगी की शुरुआती दिनों में उसने एक अच्छे दोस्त की तरह चैताली की काफ़ी मदद भी की। वह सूरज को लेकर बेकरार तो नहीं थी, पर एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता जा रहा था उसे लेकर। शायद सूरज भी चैताली की ओर आकर्षित होने लगा था, पर कहने में सकुचाता था। फिर एक दिन हिम्मत कर सूरज ने ही उसे प्रपोज कर दिया, जिसे चैताली ने तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब दोनों के परिवार को उनके प्यार की भनक लगी तो उनके घर में बवाल मच गया। दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारी शादी एक दूसरी जाति के लड़के से करने की इजाज़त दे देंगे। समाज में हम कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। निकाल देंगे लोग हमें समाज से, तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ। गलती हो गई हमसे जो हमने तुम्हें इतनी छूट दे दी, कहकर चैताली के माता पिता ने उसका घर से निकलना बंद करवा दिया। और उधर सूरज के माता पिता ने भी इस बात को सुनकर पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया। कहने लगे, अरे कौन सा पाप हो गया हमसे जो तुम ऐसे दिन दिखा रहे हो। एक ब्राह्मण के घर बंगाली लड़की सुनने से पहले मर क्यों नहीं गए, बहरे क्यों नहीं हो गए। पर पापा सुनो तो। चुप, एकदम चुप। हम ब्राह्मण हैं जो प्याज लहसुन भी हाथ नहीं लगाते, और वह नॉनवेज खाने वाली लड़की। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम उसे अपनी घर की बहू बनाएंगे। झिझकते हुए सूरज के पिता बोले, माँ समझाओ ना पिताजी को कि वह लड़की शादी के बाद सब खाना छोड़ देगी, और शादी के बाद तो वैसे भी वह हमारे कुल की बहू बन जाएगी ना। नहीं बेटा, इस बार तो तुम्हारे बाबूजी सही हैं, कहकर सूरज की माँ ने भी अपना मुंह फेर लिया। तो फिर ठीक है, अब मेरा भी फैसला सुन लीजिए आप दोनों। अगर मेरी शादी चैताली से नहीं हुई तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा और ना ही कभी यहाँ आऊँगा। गुस्से से भरकर सूरज ने भी अपना फैसला सुना दिया और उसी दिन ट्रेन पकड़कर गुजरात आ गया। उधर चैताली की शादी के लिए लड़के देखने जाने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। किसी तरह एक दिन मिलने पर दोनों ने विचार किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठान लिया उन्होंने कि
चाहे परिवार की मर्जी हो या ना हो, वे एक होकर ही रहेंगे। फिर क्या था, तय अनुसार उस रोज चैताली किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर घर से निकल गई और फिर दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। लेकिन उन्हें अपने परिवार से यह बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्होंने कोर्ट में शादी कर ली, पर बताना तो था ही। सुनते ही सूरज की माता पिता आग बबूला हो गए और उधर चैताली के परिवार ने भी कह दिया कि अब उन्हें अपनी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। इधर समाज भी इस शादी का विरोध करने लगा। समाज वाले कहने लगे कि या तो चैताली के माता पिता लिखित में अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ दें या फिर समाज से अलग हो जाएं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे से गुस्सा तो हो सकते हैं, पर उनसे कभी रिश्ता तोड़ने की नहीं सोच सकते। सो कह दिया उन्होंने कि चाहे जो हो जाए, वे अपनी बेटी के साथ हैं और रहेंगे हमेशा। भले ही पिता कितना भी सख्त हो जाए, पर माँ तो माँ ही होती है ना। सूरज की माँ ने भी सब कुछ भुलाकर अपने बेटे को माफ़ कर दिया, लेकिन चैताली को नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि उसने ही बाप बेटे के बीच खाए का काम किया है। आज तक उसने चैताली को अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारा है। वैसे तो चैताली अक्सर दामिनी के घर आती जाती रहती थी, और वह भी, लेकिन अभी उसकी सांस आई हुई है, इस कारण दामिनी उसके घर नहीं जाती थी। पर चैताली क्यों नहीं आ रही थी उसके घर, इस बात की उसे चिंता होने लगी। कहीं उसे मेरी कोई बात पूरी तो नहीं लग गई। और इसी कारण उसने अपने आप से कहा। इतने दिन बाद चैताली को अपने घर आए देख दामिनी बहुत खुश हो गई। कहने लगी, अरे चैताली आ, वैसे भी कहाँ थी इतने दिनों से? बड़ी मुस्कुरा रही है, लगता है तेरी सांस चली गई। नहीं दामिनी, मेरी सांस यही है, और एक बात बताऊं, उन्होंने मुझे अपना लिया। अच्छा, पर यह सब हुआ कैसे? आश्चर्य से दामिनी ने पूछा तो वह कहने लगी कि उसने सास की फिजूल बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया। वह जो कहती सुन लेती, उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया ना देती, तो उसने बोलना कम कर दिया और इस कारण से घर में कलह होना बंद हो गया। कोई कारण ही नहीं होता उन्हें अपने बेटे से चैताली की शिकायत करने का। फिर एक रात उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सुबह जब डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी सांस को डेंगू हो गया है और प्लेटलेट्स भी बहुत कम हो गए हैं। यह सुनकर सूरज बहुत घबरा गए, लेकिन चैताली ने उसे हौसला बंधाते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। इस दौरान उसने अपनी सास की बहुत सेवा की। 10 दिनों तक उसके साथ अस्पताल में ही रही और चैताली की सेवा से उसकी सांस जल्द ही जल्द ठीक होकर घर आ गई। अपनी आंखों में आंसू लिए वह कहने लगी कि उसने अपनी बहू को पहचानने में गलती कर दी थी और अब उसे उससे कोई शिकायत नहीं है। चलो अच्छा हुआ, अंत भला तो सब भला। लेकिन अब तो तू सूरज से तलाक नहीं लेगी ना? चैताली को छेड़ते हुए दामिनी ने कहा तो वह भी हंस पड़ी। नहीं, कभी नहीं। दोस्तों, ये कहानी ही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।